हेलो स्टूडेंट्स। अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नई यूनिट। मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक्चुअली हम स्टार्ट कर रहे हैं माई एसक्यूएल। तो अभी तक अगर हम देखें तो यूनिट 1 में हम सिलेबस जो ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि हम यूनिट 1 में ये सारा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटिंग, इवॉल्विंग कंप्यूटिंग डिवाइस, कंपोनेंट, मेमोरी यूनिट, सॉफ्टवेयर टाइप्स, पर्पस। सेकंड में हमने पाइथन देखा, कांस्टेंट देखा, वेरिएबल देखा, ऑपरेटर देखा, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर देखा, म्यूटेबल डेटा, म्यूटेबल टाइप देखे, कंट्रोल स्टेटमेंट देखा, लिस्ट देखी, डिक्शनरी देखी और डिक्शनरी के इनबिल्ट फंक्शन देखे। सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है हमारी। थर्ड यूनिट आपकी जो है ये 11th सिलेबस में यहाँ मेंशन है, बट अगर हम डिलीटेड सिलेबस में हम देखेंगे तो ये डिलीटेड सिलेबस है। ये डिलीटेड सिलेबस में एज इट इज ये यूनिट खत्म कर दी गई है। So third unit 3 is not there in deleted syllabus. So that means first, second, fifth, fourth, fifth unit is there. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ, डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आपको माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले जो बात करते हैं तो उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। डेटा की बात करें हम तो डेटा एक रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। वैल्यू आर नोन एज डेटा, जो रॉ डेटा को फैक्ट्स और फिगर्स को बताते हैं। जैसे आपका नाम, मेरा नाम, ये डेटा है जो इनकम्प्लीट चीज को बताता है, कंप्लीट चीज को नहीं बताता है। इनकम्प्लीट चीज को बताता है, वो कहलाता है आपका डेटा। कोई भी किसी ऐसी चीज, जैसे रैंकर्स, रैंकर्स एक डेटा है, लेकिन मैंने बोला रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल, फिर ये देवगराड़े रोड पे है, और फर्स्ट टू 12th क्लास है। जब सारी चीजें उस पर डिस्प्ले हो जाए तो वो कहलाती है इंफॉर्मेशन। तो डेटा रॉ फैक्ट को बताता है, इंफॉर्मेशन पूरी चीज को बताती है। मीनिंगफुल डेटा इंफॉर्मेशन कहलाती है, या यूजफुल डेटा इंफॉर्मेशन कहलाता है। Values are known as data. Data is valuable which are recording. Any piece of data can be information for particular user. आगे बात करें हम डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस, ये आपको पता होना चाहिए और क्लैरिटी आना चाहिए। सो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा stored together without harmful or unnecessary. फिर आती है बात, मतलब जैसे मैं आपको उसका एग्जांपल दूं कि डेटाबेस कैसे बनता है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट हुआ, सारे स्टूडेंट का नाम स्टोर हुआ, ऑल स्टूडेंट्स नेम स्टोर इट, कलेक्टेड इन ए सिंगल लोकेशन, तो वो आपका कहलाता है डेटाबेस। तो डेटा कलेक्शन हो गया और आपका एक ही प्लेस पे आया, तो वो कहलाता है कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। फिर डेटा से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली डेटा, उनके प्रोग्राम और डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस मैनेज करना, ये सारी चीजें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आती हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a consist of collection of interrelated data and set of programs
In database management system, we can create the database, we can access the database, we can retrieve the database, we can delete the database, we can change the database. और हमें इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है जिससे डेटाबेस का काम आपका पूरी तरह से प्रॉपरली मैनेज हो और वो एग्जीक्यूट करे। तो वो कहलाता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 3 तरह के डीबीएमएस होते हैं, एक होता है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक होता है नेटवर्किंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये 3 तरह के आपके डेटाबेस होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, HDBMS, NDBMS और RDBMS। हायरार्किकल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना है जिसमें हम MySQL देखेंगे। तो MySQL आप पढ़ोगे तो एक इंटरेस्ट अलग क्रिएट होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अभी तक हम पाइथन पढ़ रहे थे तो पाइथन में हम काफ़ी चीज़ें फेमिलियर हो गए थे और आपने प्रैक्टिस भी करी होगी, यू हैव ऑल्सो प्रैक्टिस इट। अब हम इसमें देख रहे हैं आगे जिससे क्लियर हो सके। अब डेटाबेस का पर्पस क्या है, क्या कारण था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। इसमें क्या होता है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट आने के पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने शेप की हुई है या करी हुई है प्रैक्टिस में, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डेटाबेस मेंटेन होता है। डेटाबेस मतलब जैसे आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट का डेटाबेस मेंटेन करना हो। अब डेटाबेस मेंटेन में क्या करना, क्रिएट करना, किसी भी चीज को डिलीट करना, अपडेट करना, रिट्राइव करना, ये सब चीजें जो कहलाती है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत ही आती है। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटाबेस मेंटेन करने की जरूरत पड़ी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बड़ा डिफिकल्ट होता था डेटाबेस को मेंटेन करना। तो फिर क्या हुआ, उसमें मेंटेन करना डिफिकल्ट हुआ तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट 4th जनरेशन लैंग्वेज में आया। ये देखो, आप अगर आप देखोगे कि इसको पर्पस और नीड की नीड जरूरत क्यों पड़ी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि पर्पस और नीड। तो इसलिए जरूरत पड़ी आपको कि फाइल सिस्टम के जो ड्रॉबैक थे वो फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक इसमें मेंटेन हुए और वो फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें चीजें डिस्प्ले हुई। अब फाइल हैंडलिंग जो होता है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और उसी कारण चीजें मैनेज हुई। लेकिन फाइल सिस्टम, फाइल हैंडलिंग में क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण डेटाबेस प्रॉपरली हैंडल नहीं हो पाता था। उसमें रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी मेंटेन करते थे। इनकंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी नहीं रहती थी। डेटा एक्सेस करने की जो फैसिलिटी थी वो डिफिकल्ट होता था उसमें एक्सेस करना। तो ये सारी चीजें जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया तो उसमें ये दूर होती गई और उस डेटाबेस में जो जो प्रॉब्लम थी, रिडंडेंसी की, इनकंसिस्टेंसी की, एक्सेसिंग की, फाइल्स की, फॉर्मेट की, वो सब दूर होती गई। फिर उसके बाद इसमें जो जो
फर्स्ट फैसिलिटी हमको प्रोवाइड हुई डेटाबेस मैनेजमेंट, वो इतनी ज्यादा रही कि आपका जो भी ड्रॉबैक्स है वो सारे के सारे दूर हो गए। तो ये उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये उसके कारण आपको जरूरत पड़ेगी फाइल हैंडलिंग में। जैसे डेटाबेस में क्या क्या आप देख सकते हैं, इसमें एक लिखा है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, वो आपके एकदम तो क्लियर नहीं होगा, और उसमें मतलब उसका ये है कि आपको किसी भी चीज को रेस्ट्रिक्ट करना है, किसी भी चीज को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेना, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम ले पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें कुछ जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ एडवांटेज है वो ये है कि ऑटोमेटिसिटी होती है, ऑटोमेटिक कोई चीज एक प्रोसेस होती है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, कोई एग्जीक्यूट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। किसी भी चीज का की सिक्योरिटी रखना है तो वो भी आपका काम हो जाता है इजीली। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। अब बात करते हैं हम कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मैंने 3 टाइप्स बताए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मैंने 3 टाइप्स बताए। इसमें पहला टाइप है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वैसे 3 टाइप है, उन 3 में से अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 3 टाइप है, इन 3 टाइप में हायरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशनल काम का हमारा रिलेशनली जो हम पढ़ रहे हैं। पर नेटवर्क मॉडल क्या करता है, उनकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, हायरार्किकल मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो उसके कारण ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये हैंडल होता है टेबुलर फॉर्म में। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हैंडल होता है टेबुलर फॉर्म में। तो ये टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबल की जो डेफिनेशन होती है वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में होती है। डेटाबेस हो सिंबल और ऑर्गेनाइज इनटू कलेक्शन ऑफ रिलेशंस, हियर द रिलेशंस शोन। तो ये उसमें होती है टेबुलर फॉर्म में। यही आरडीबीएमएस का कंसेप्ट माना जाता है। तो a database whose symbol or organized is a collection of relation और here is a relation shown in tabular form। और टेबल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ये बताया भी है। RDBMS is the basis for SQL और ऑल मॉडर्न डेटाबेस। अब इसमें कौन कौन से डेटाबेस आते हैं, MySQL, MS SQL सर्वर, ये अलग है, ये भी RDBMS है। IBM DB2 ये भी RDBMS है। Oracle ये भी RDBMS है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग RDBMS है। MySQL ये भी RDBMS है। Microsoft Access ये भी RDBMS है। साइबेस RDBMS है। इनग्रेस RDBMS है। पैराडॉक्स RDBMS है। मतलब ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब इसमें ये बताने की कोशिश है कि आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। तो एक तो ये है कि टेबुलर फॉर्म में काम करता है। फिर कोड नाम के साइंटिस्ट थे, पर्सन थे, उन्होंने क्या करा, आरडीबीएमएस का जो कंसेप्ट लाए थे वो टेबुलर फॉर्म का लाए थे। तो उस टेबुलर फॉर्म के कारण वो सारी चीजें प्रोसेस होती थी। अब इसमें यह होता है कि ईएफ कोड ने कुछ रूल्स दिए थे, 13 रूल्स, 0 to 12 उसमें कोडिंग करी थी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 रूल्स उन्होंने बताए थे। तो ये 13 रूल्स यू 0 to 12 बोला उन्होंने, नंबरिंग करी वो 0 to 12 पर है वो 13 रूल्स। तो वो 13 रूल्स जो आरडीबीएमएस फुलफिल करेगा वो पूरा आरडीबीएमएस माना जाएगा। तो ये आरडीबीएमएस कहलाता है आपका। आगे बढ़े हम। इसमें आप इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग भी वर्क करती है कि एंटिटी क्या होती है, आइटम और ऑब्जेक्ट विच आर स्टोरिंग डेटा इन डेटाबेस, जो डेटाबेस को मेंटेन करती है, डेटाबेस को मैनेज करती है, वो आपकी कहलाती है एंटिटी। वो एंटिटी कोई भी हो सकती है, पर्सन है, बुक है, एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है। और वो आइटम्स जो हो सकते हैं वो टेंजिबल हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो ऑब्जेक्ट हो सकती है वो कहलाती है आपकी एंटिटी।
एंटिटी के अंतर्गत जैसे मान लो मैंने बुक लिया, तो बुक एंटिटी है, तो बुक के अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं? तो बुक नेम, बुक प्राइस, इशू नेम, इशू डेट, बुक इशू, बुक की सारी चीजें ये जो होती है वो एट्रीब्यूट कहलाती है। एट्रीब्यूट को कॉलम नेम भी बोला जाता है, एट्रीब्यूट को कॉलम नेम भी बोला जाता है और फील्ड नेम भी बोला जाता है और आइटम नेम भी बोल सकते हैं हम इसको। ये सारी चीजें हमारी एक ही है। ये जो कहलाती है ये एट्रीब्यूट और ये सारी उसकी एक्सप्लोर चीजें कहलाती है। फिर आगे बढ़े हम एंटिटी सेट की बात करें, तो एंटिटी सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एंटिटी होता है। कलेक्शन ऑफ एंटिटी मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटी, लाइक बुक है तो कलेक्शन ऑफ बुक का जो एंटिटी सेट बनेगा वो बुक्स सिमिलर मतलब सेम टाइप की एंटिटीज जो बनेगी वो आपकी एंटिटीज रहेंगी। आगे बढ़े, रिलेशन, रिलेशन को ही टेबल बोला जाता है। टेबल जो होते हैं, टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो और कॉलम। अभी हमने देखी टेबल और ये नीचे भी यहाँ पे भी टेबल दिख रही है। ये जो टेबल है ये टेबल में आप चेंज कर देते हैं, ये टेबल है। तो जो टेबल है वो रिलेशन कहलाती है। रो, टपल और रो और रिकॉर्ड, ये आपका जो आप सिंगल ये रो है इसको भी रो बोलेंगे। तो रो बोलेंगे या टपल बोलेंगे उसका मीनिंग एक ही है। रो और टपल का मीनिंग एक ही है। फिर ये कॉलम बोला जाता है, इसको कॉलम भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, फील्ड भी बोल सकते हैं, आइटम ने भी बोल सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। फिर डिग्री का मतलब ये होता है कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो कहलाती है आपकी डिग्री। और कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रोज और रिकॉर्ड्स। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आरडीबीएमएस में काम आती है। तो आगे बढ़े हम, डोमेन, सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट। टाइप्स ऑफ डोमेन, दो तरह के डोमेन है, फिक्स्ड और वेरिंग। तो ये फिक्स्ड और ये वेरिएंट, चेंजेबल। तो अब नेक्स्ट आती है बात प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, यूनिक की। इसमें एक चीज बता दूं मैं, किसी एक कॉलम को यूनिक रखा जाता है, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि वो आइडेंटिफाई कैसे होगा। तो वो पर्सन हमेशा आइडेंटिफाई उसके नाम से तो होगा, साथ में उसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से आइडेंटिफिकेशन होता है, एक यूनिक नंबर जनरेट होता है 12 डिजिट का, जिससे आइडेंटिफाई होता है। आप स्टूडेंट है तो आप आइडेंटिफाई कैसे होते हैं? आपके नाम से तो ठीक है, पर रोल नंबर से आप आइडेंटिफाई होते हैं। उसका रीजन ये है कि नाम डबल हो सकता है, रोल नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। डबल मतलब सेम नाम के 2-3 पर्सन हो सकते हैं कोइंसिडेंटली, पर सेम रोल नंबर के नहीं होंगे। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो उसको बोला जाता है प्राइमरी की, जिसमें आप खाली भी मतलब प्राइमरी की से यूनिकली आइडेंटिफाई इन रिलेशन। तो यूनिकली आइडेंटिफाई रखा जाता है इसमें और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो प्राइमरी की वो की होती है जिसमें आपको किसी कॉलम, किसी स्पेसिफिक कॉलम में आपको नॉट नल, नल वैल्यू नहीं डाल सकते, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते, एंड यू ऑलवेज गिव यूनिक वैल्यू। तो ये प्राइमरी की होता है। अब बता देता हूं मैं और काय में। स्टूडेंट में जैसे रोल नंबर है, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी है, बैंक में अकाउंट नंबर है, और आप और भी कहीं आप बुक लेंगे तो आपका बुक आईडी जो है वो प्राइमरी की रख सकते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर इसके अलावा एक यूनिक की भी होती है। किसी की को अगर यूनिक की रखा जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो
एक रिलेशन बता रखा है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एज, डिपार्टमेंट नंबर, एसएस, सोशल सिक्योरिटी नंबर और अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे किस किस को आप ऐसा मेंटेन कर सकते हो जिसमें यूनिक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। तो एम्प्लॉय नंबर हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर हो सकता है, अकाउंट नंबर हो सकता है। तो ये जो जिस पे हम रख सकते हैं वो आपकी कैंडिडेट की कहलाती है। और कैंडिडेट की में से ही कोई एक की आप चूज करोगे वो प्राइमरी की कहलाएगी, मतलब आप उसको यूनिकली रिकॉर्ड रखोगे। और कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को छोड़ देंगे तो बची हुई की जो कहलाएगी वो अल्टरनेट की कहलाएगी। और यूनिक की जो रहेगी वो नल हो सकती, नल मतलब खाली, पर वैल्यू आप देंगे तो यूनिक आएगी वैल्यू। ये चारों की का मैंने बेसिक बताया, मैं फिर एक बार बता देता हूं। कोई भी रिलेशन है तो उसमें यह देखा जाता है कि उसमें किस किस की को हम यूनिकली आइडेंटिफाई रख सकते हैं, which keys we can maintain uniquely identify। ठीक है। सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है कि आप जो आपने सोचा, जैसे मान लो इसमें आप कैसे सोचा कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई, क्योंकि जितनी न्यूमेरिक वैल्यू रहती है वो आइडेंटिफाई होती है। तो एम्प्लॉय नंबर, एसएसएन नंबर, अकाउंट नंबर, ये सब यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। फिर बात आती है कि आप इसमें किस चीज को यूनिकली रखेंगे, मतलब उसको रखेंगे, तो वो कहलाती है आपकी प्राइमरी की। और जो प्राइमरी की के अलावा जो बच जाए, जिसको हम कैंडिडेट की रखते हैं और प्राइमरी की रखने के अलावा जो बचती है वो कहलाती है आपकी अल्टरनेट की। तो मैंने आपको प्राइमरी की, यूनिक की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की बता दी। अब यूनिक की भी, यूनिक की नल हो सकती है। नल का मतलब ये होता है कि खाली आप वैल्यू उसमें नहीं डाले तो वो नल रिप्रेजेंट करती है। तो यूनिक की नल हो सकती है। नल मतलब आप उसमें खाली छोड़ सकते हैं, बट अगर आप वैल्यू देंगे तो वो यूनिक वैल्यू रहेंगी। तो ये आपका कहलाता है यूनिक की। तो ये टर्मिनोलॉजी जो अभी मैंने बताई, यही हमारे मेन आरडीबीएमएस का कंसेप्ट है। उसके अलावा भी हम और डिस्कस उसमें करेंगे। अब इसमें एक और की आती है फॉरेन की। जैसे ये आप देखो, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, नेम। तो इन दोनों में ये दोनों रिलेशनल टेबल में आते हैं। नंबर 1 टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों टेबल में एक कॉलम कॉमन होगा जो कि डिपार्टमेंट नंबर है। तो डिपार्टमेंट नंबर पहली वाली टेबल में वो प्राइमरी की हो गया, और दूसरी वाली टेबल में डिपार्टमेंट नंबर रहा तो वो आपका फॉरेन की हो गया। तो फॉरेन की वो की होती है जिस कॉलम को हम सेकंड फॉरेन की कहते हैं, सेकंड कॉलम में टेबल में, वही फर्स्ट टेबल में प्राइमरी की होती है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि फॉरेन की क्या होती है और प्राइमरी की क्या होती है। जिस कॉलम को फर्स्ट टेबल में प्राइमरी की रखा जाता है, वही कॉलम अगर दूसरी टेबल में भी प्रेजेंट है तो वो फॉरेन की कहलाता है। अब मैंने इतनी जो चीजें बताई, ये आपको ब्रीफ बताया आरडीबीएमएस का। मैंने आपको क्या बताया? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्यों जरूरत पड़ी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। फिर आरडीबीएमएस का कंसेप्ट आया तो वो क्या लेके आया, आरडीबीएमएस कौन कौन से। हमको माइस्क्यूएल के अकॉर्डिंग वर्क करना, मतलब ये माइस्क्यूएल, इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। फिर रिलेशनल डेटाबेस, फिर आगे बढ़े तो बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो एंटिटी क्या है, एंटिटी सेट क्या है, कॉलम किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं, टपल किसको बोलते हैं। फिर डिग्री किसको बोलते हैं, कार्डिनैलिटी किसको बोलते हैं, डोमेन किसको बोलते हैं, सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट। कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, इनका। अब हम स्टार्ट करते हैं माइस्क्यूएल। ये माइस्क्यूएल एक आरडीबीएमएस है नंबर 1। ये आपको किसी भी जगह मिल जाएगा।
नॉर्मली इसकी वेबसाइट का नाम है df.mysql.com। आप इंस्टॉल करें इस पे। ये dev.mysql.com पे आपको मैं बता देता हूँ कैसे आप एक्सेस कर पाओगे और कैसे डाउनलोड करना है। ये MySQL आप डाउनलोड करेंगे। ये रहा MySQL, ये रहा MySQL डाउनलोड। तो आप सर्वर एडिशन कोई भी कर लें, कम्युनिटी सर्वर, ये सर्वर 8.0 भी कर सकते हैं। ये रहा, ये आप डाउनलोड कर लें, इस पे आपका चल जाएगा। और अगर बाय द वे आप डायरेक्ट नहीं लिख पाते आपको लिंक, तो MySQL क्लाइंट आप इंस्टॉल कर लें। ये MySQL क्लाइंट, ये रहा बेंच जो अभी अपन ने करा देखा है, ये रहा बेंच। तो ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि जो प्रैक्टिस होगी वो प्रॉपरली होगी। आगे बढ़े हम। ये MySQL, अब MySQL क्या है ये हम यहाँ पढ़ते हैं। MySQL वेरी पॉपुलर ओपन सोर्स RDBMS है। ओपन सोर्स मतलब इसके सोर्स कोड देख सकते हैं हम। और ये जो कहलाता है ये RDBMS कहलाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MySQL। ये RDBMS का नाम है इसका, MySQL। और इसीलिए इसको रिलेशनल RDBMS बोला, और ये रिलेशनली मेंटेन करता है। ऑफिशियली इसका नाम नॉट MySQL था, MySQL था। ये काफ़ी लार्ज डेटाबेस को हैंडल करता है। परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है इसका, रिलायबल है। और जितने भी RDBMS में उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सब में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कॉमन होता है। तो MySQL इज कॉम्पिटिबल विथ स्टैंडर्ड SQL, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और वाई आर वी यूजिंग MySQL, हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो रीजन है, एक तो ओपन सोर्स है, लार्ज डेटाबेस हैंडल कर सकता है, परफॉर्मेंस अच्छा है, रिलायबल है। फिर होम यूजर के लिए फ्री है, और Oracle से चीपर है अगर आप खरीदना चाहते हैं, मतलब कमर्शियल वर्जन आप खरीदेंगे तो वो आपको चीपर पड़ेगा। फिर हर स्टूडेंट इसको इंस्टॉल कर सकता है। फिर मल्टी यूजर एक्सेस टू नंबर ऑफ डेटाबेस ऑफर्ड, मल्टी यूजर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपका काम हो जाएगा। फिर आगे बात करें हम, इजी टू यूज शेल फॉर क्रिएटिंग टेबल। शेल मतलब वही MySQL की आप क्वेरी टेबल चला सकते हो, इजी एक्सेस कर सकते हो, जावा के साथ कॉम्पिटेबल है। फिर PHP पर्ल के साथ भी कॉम्पिटेबल है। और इसके कमर्शियल वर्जन मतलब बिजनेस पर्पज से भी आप इसको खरीदना चाहें तो कर सकते हैं। यूं तो फ्री है, बाकी कमर्शियली अगर आपको जैसे प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्री है, ये वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। फिर आगे बढ़े। MySQL इज RDBMS, MySQL compatible with SQL, ये मैंने बताई। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फ्री होने के साथ स्वीडिश कंपनी का प्रोडक्ट है MySQL AB, जो सन माइक्रोसिस्टम से ली गई थी। सन माइक्रोसिस्टम को अब बाद में Oracle ने टेक ओवर कर लिया।
तो हमको तो बस ये पता है कि MySQL AB नाम से कंपनी है, उसको हैंडल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। फिर जो बात कर रहे हैं हम, MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटा एलिमेंट स्टोर्ड इन ए कॉलम विद एट्रीब्यूट, जो कॉलम होते हैं वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। रो इज ए कलेक्शन ऑफ कॉलम, टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल। मतलब इसमें ऐसा होता है कि डेटाबेस बनता है, डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स बनी होती है, और टेबल के अंदर रो और कॉलम होती है। रो को टपल बोला जाता है, कॉलम को एट्रीब्यूट बोला जाता है, और ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेज करता है। और भी MySQL के अलावा MySQL सर्वर भी है इसमें। MySQL सर्वर अलग होता है, MySQL अलग होता है, दोनों RDBA में से। कैन इंटरेक्ट विथ मेनी डेटाबेस, कैन अंडर रन मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ये फ्री है, जनरली नॉट पावरफुल एज ओरेकल। ओरेकल जितना पावरफुल नहीं है। Our project will not advantage or proprietary features of Oracle. Features उसके अकॉर्डिंग Oracle ने still it is an industrial strength package, तो उस पैकेज के अकॉर्डिंग भी ये काम करता है। अमेजन, गूगल, याहू कमर्शियल एडिशन यूज करते हैं इसका, MySQL का एंटरप्राइज एडिशन, जिसमें पेमेंट हो जाता है। कमर्शियल एडिशन बोलो या एंटरप्राइज एडिशन बोलो, तो वो क्लियर हो जाता है। फिर इसकी हिस्ट्री जो बात करिए, डेवलप जो करा था डेविड ऑस्मॉक, एलन लार्सन और माइकल मॉन्टी ने करा था। तो मॉन्टी इसीलिए इसका नाम MySQL पड़ा। और लोगो जो है वो डॉल्फिन वाला है, शकीला। C और C++ में लिखा हुआ था। 2008 में डेवलप हुआ था, सन ने लिया था इसको। सन एक्वायर्ड MySQL AB in 2008। फिर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या करता है? डेटा को इंसर्ट करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है। और SQL ऐसा पार्ट है जो MySQL में, मतलब MySQL RDBMS में नहीं, किसी भी RDBMS में मेंटेन होता है और वो एग्जीक्यूट करता है। फिर SQL की जरूरत क्यों पड़ी? इट इज़ ए वाइडली यूज इन बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं, डेटा डेफिनेशन के लिए यूज करते हैं, डेटा अपडेशन के लिए यूज करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा नई है, बट यू विल बी फेमिलियर जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे और प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। मैं बताया तो MySQL कैसे हम जाते हैं। जैसे मैंने, अगर आपने इंस्टॉल करा है MySQL, तो MySQL कमांड लाइन पे आप जाएं। ये कमांड लाइन पे गए, इसका रूट और रूट पासवर्ड होता है, ये गए आप। और हेल्प देखना तो HELP हेल्प कर दिया तो हेल्प आ जाएगी इसकी। कोई कमांड कैंसिल करना तो कैंसिल हो जाएगा।
क्लियर करना है तो कोई भी चीज़ क्लियर करना है तो क्लियर भी हो जाएगी /c से। जैसे ही मैंने ये लिखा शो डेटाबेसेस, तो ये कमांड है, थोड़ा अभी नया लगेगा, और फिर वापस /c। ये MySQL है, और इससे बाहर आना तो एग्जिट कर दो, ये एग्जिट होगा अपन। तो डेटा एनालिसिस करने के लिए, क्वेरी चलाने के लिए आप SQL यूज करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब एडवांटेज, SQL के काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। एक तो रिलायबल है, इफिशिएंट लैंग्वेज है MySQL, किसी भी चीज़ का आपको रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने टेबल बना ली तो आप उस टेबल को बार बार एक्सेस कर पाओगे, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर कुछ एडवांटेज ये है कि क्वेरी की प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, कोडिंग ज़्यादा नहीं करना पड़ती है इसमें। ये एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है जो सब जगह यूज होती है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अभी जितना मैंने बताया है उसमें डेटाबेस का कंसेप्ट, RDBMS का कंसेप्ट, DDL, DCL, DML भी लेंगे हम कल, उसमें लेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे तो उसको लेंगे। तो ये जितना हमने आज देखा है ये आज के लिए सफिशिएंट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, या ग्रुप में भी आप सेंड कर सकते हैं, और कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।